Hello dosto, good morning to all of you. Welcome back to in our channel The Study Tech. So in this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 19th of August 2025. 19 अगस्त 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को। पहले पेज पे 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं तो इनके ऊपर फोकस करते हैं। इंडिया ब्लॉक कंसिडर मोशन to remove chief election commissioner. Leaders says Ganesh Kumar, who is the current chief election commissioner, behaved like BJP spokesperson by accusing opposition of spreading misinformation during a press conference. Chief election commissioner गणेश कुमार का रिमूवल की बात चल रहा है इंडिया ब्लॉक्स के लीडर्स के बीच में। इनके खिलाफ हो सकता है आने वाले टाइम में मोशन चलता हुआ यहाँ पे देखने को मिले। इंडिया ब्लॉक्स के लीडर्स का कहना है कि गणेश कुमार बीजेपी स्पोक पर्सन जैसे बिहेव करते हैं बाय अक्यूजिंग ऑपोजिशन ऑफ स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो होप आप लोगों को यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। जेलेंस्की सेज ही इज रेडी टू वर्क फॉर पीस। यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप on Monday expressed hope that their critical meeting with European leaders at the White House could lead to third-party talks with Russian President Vladimir Putin to bring an end to the Ukraine war. लगभग 3.5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है इस वॉर को, और ये जो वॉर है अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी रशिया की तरफ से हमें एक्शन देखने को मिलता है तो कभी यूक्रेन उसको यहाँ पे रिटेलिएट करता है। ओके, आज यहाँ पे आप सभी को बता दूँ व्हाइट हाउस में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपियन लीडर्स के बीच में यहाँ पे मीटिंग है। तो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी एग्रीमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है जो कि इस वॉर को ख़त्म कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। इन्होंने यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, इन्होंने इनको कहा है कि नाटो तो नहीं लेकिन नाटो जैसा आपको यहाँ पे एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराया जाएगा आपकी कंट्री को, ताकि आपको फ्यूचर में इसमें दिक्कत ना हो। इन्होंने ये सारी बातचीत किससे की है? रशियन प्रेसिडेंट से ऑलरेडी कर रखी है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। डी एस्केलेशन प्रोसेस एट एलएसी मस्ट गो फॉरवर्ड, जयशंकर टेल्स वैंग। द प्रोसेस ऑफ विड्रॉइंग ट्रूप फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नीड्स टू मूव फॉरवर्ड, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर टोल्ड चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग ई as the two sides began discussion to improve bilateral and trade relation in Delhi on Monday। तो यहाँ पे देखिए इंडिया और चाइना के जो बायलेटरल हैं और ट्रेड रिलेशन हैं इसको इम्प्रूव करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जयशंकर जी ने चाइनीज़ काउंटर पार्ट वैंग ई को कहा है कि जो डी एस्केलेशन का प्रोसेस है एट LSE इट मस्ट गो फॉरवर्ड। ये इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा? देखिए बॉर्डर में जो भी टेंशन्स होते हैं उसका इम्पैक्ट कंट्रीज़ के रिलेशंस में भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। बायलैटरल रिलेशन हो चाहे वो ट्रेड रिलेशंस हो, इन सारी जगहों पे हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बॉर्डर में अगर टेंशन नहीं रहेगा तो हमारे बीच में रिलेशंस भी अच्छे रहेंगे, ऐसा यहाँ पे कहना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का विजिट होने वाला है चाइना में, और ये यहाँ पे चाइना के जो काउंटर पार्ट्स हैं उनसे मिलेंगे। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे मीट होने वाला है, सबमिट होने वाला है एट द एंड ऑफ दिस मंथ। तो यहाँ पे चाइनीज़ काउंटर पार्ट से हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मिलने वाले हैं। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे, उन सारे टॉपिक्स पे उस टाइम पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। मूव करते हैं सेकंड पेज पे। यमुना ब्रिजेस डेंजर लेवल, गवर्नमेंट स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग फॉर इवैक्यूएशन ऑफ रेसिडेंट्स। यमुना का जो पानी है ये डेंजर लेवल को क्रॉस कर चुका है और सरकार यहाँ पे इवैक्यूएशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, आप सभी को बता दूँ कि ये जो पानी है 205.33 लेवल के जो मार्क है उसको पार कर चुका है और ये एक डेंजर लेवल शो करता है। और देखिए यहाँ पे अथॉरिटीज़ ने वार्निंग इशू किए हैं इन द रेसिडेंशियल एरिया विच इज़ वेरी प्रोन टू फ्लड प्लेन एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर टेम्प्रेरी रीलोकेशन ऑफ अफेक्टेड रेसिडेंट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो CM है उनका कहना है कि पैनिक की ज़रूरत नहीं है। जो एजेंसीज़ हैं ये रिवर्स के जो लेवल है उनको 24/7 मॉनिटर कर रहे हैं।
मोर यहाँ पे किसके ऊपर फोकस किया जाएगा, लो लाइंग एरियाज़ के ऊपर फोकस किया जाएगा, जहाँ पे लगभग 12,500 लोग वहाँ पे मौजूद हैं और उनको यहाँ पे निकालने की जो बात है वो की जा रही है अगर रिवर का जो मार्क है ये 206 मीटर से ऊपर चला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। लेट्स डायरेक्टली मूव टू द एडिटोरियल पेज। यहाँ पर इन बिटवीन और कुछ है नहीं। सो पहला एडिटोरियल को आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द सेकंड एडिटोरियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एडिटोरियल। द पाथ टू एंडिंग ग्लोबल हंगर रन्स थ्रू इंडिया। देखिए यहाँ पे ग्लोबल हंगर की बात चल रही है और ये जो स्टोरी है ये इंडिया से स्टार्ट होती है। क्यों इंडिया से स्टार्ट होता है मैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि कोविड-19 पैंडमिक जो आया जिसकी वजह से बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उसके जो स्टेबल इकोनॉमिक है वो यहाँ पे हैम्पर हो गया। इंडिया का भी जो इकोनॉमिक था वो माइनस में चला गया था। इंडिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जो चीज़ें हैं उनको मैनेज किया और इकोनॉमी को वापस से पॉजिटिव वे में लेकर आया। आज के डेट में इफ़ यू विल कंपेयर ना यूएस के कंपैरिजन में, इफ़ यू विल कंपेयर इंडिया का जो डेवलपमेंट रेट है वो यूएस से भी ज़्यादा है और हम इसी चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा आगे चलते जा रहे हैं और इसकी वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उनसे हमारा जो ट्रेड रिलेशन है ये भी इम्प्रूव हो रहा है। साथ ही साथ इंडिया इज़ मूविंग टुवर्ड एलिमिनेटिंग द हंगर। ठीक है, एलिमिनेटिंग द हंगर ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ओके, आज के डेट में अंडर नरिशमेंट जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड्स में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट्स यहाँ पे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, गवर्नमेंट्स के जो स्कीम्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे एक रिपोर्ट की हम बात करेंगे जो कि हमें बताता है कि 2024 में कितने अंडर नरिश्ड पीपल हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। इस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2025। इस रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है कि 673 मिलियन पीपल, जिसमें वर्ल्ड के टोटल पॉपुलेशन का 8.2% है, इट वर अंडर नरिश्ड इन 2024। ओके, आप लोग बोलेंगे 673 मिलियन लोग पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे अंडर नरिश्ड हैं। ये आंकड़े 2023 के कंपैरिजन में कम हुए हैं। 2023 में 688 मिलियन पीपल्स थे जो कि अंडर नरिश्ड थे। ओके, अब ये कितने हुए हैं? 673 मिलियन यहाँ पे जो पीपल हैं वो अंडर नरिश्ड हैं। इसको लिख लीजिएगा। ऑल्दो वी हैव नॉट येट रिटर्न टू द प्री पैंडमिक लेवल, हम लोग प्री पैंडमिक लेवल पे नहीं आए हैं अभी भी, बट ये एक यहाँ पे अच्छा शिफ्ट है। ओके, और ये हमें यहाँ पे पॉजिटिव मार्क दिखाता है। इंडिया हैज़ प्लेड अ डिसिसिव रोल इन दिस ग्लोबल प्रोग्रेस। द गेन आर रिजल्ट ऑफ पॉलिसीज इन्वेस्टमेंट इन फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन increasingly driven by technology, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्मार्टर गवर्नेंस एंड इम्प्रूव्ड सर्विस डिलीवरी। तो इंडिया ने ग्लोबल प्रोग्रेस में यहाँ पे एक डिसिसिव रोल प्ले किया है। गवर्नमेंट की जो यहाँ पे पॉलिसीज़, इन्वेस्टमेंट्स हैं, ओके, वो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सामने आए हैं बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्मार्टर गवर्नेंस और इम्प्रूव्ड सर्विस डिलीवरी। रिवाइज एस्टिमेट यूजिंग द लेटेस्ट नेशनल सर्वे डाटा ऑन हाउस होल्ड कंजप्शन shows that prevalence of undernourishment in India declined from 14.3% in 2020 and 2022 to 12% in 2022-24। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अंडर नरिशमेंट का जो प्रेवलेंस है वो भी इंडिया में गिरा है। 2020-22 में आप देखेंगे इट वाज 14.3%, 2022-24 में ये गिर के कितना पे आ गया? 12% पे आ गया। In absolute term, this means 30 million fewer people living with hunger, an impressive achievement considering the scale of population and the depth of disruption caused by the कोविड-19 पैंडमिक। तो मैंने आप सभी को बताया कोविड-19 पैंडमिक की वजह से यहाँ पे जो सिचुएशन है वो इंटेंस हो गया, बट यहाँ पे इंडिया ने उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है। एट द सेंटर ऑफ दिस प्रोग्रेस इंडियाज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच हैज़ अंडरगोन अ प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन। The system has revitalized through digitalization, Aadhaar-enabled targeting, real-time inventory tracking and biometric authentications। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या किया गया है? चेंजेस किया गया है। इस जो सिस्टम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको डिजिटलाइज किया गया। इसके अंदर आधार-enabled टारगेटिंग्स लेके आए गए, रियल टाइम इन्वेंट्री ट्रैकिंग्स लेके आए गए, बायोमेट्रिक्स ऑथेंटिकेशन इसके अंदर इंक्लूड किए गए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। एंड द रोल आउट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ द स्केल
system and the one nation and one ration card platform have made entitlement portable across the country, which is particularly crucial for internal migrants and vulnerable households। ठीक है, तो ये कुछ इनोवेशंस हैं जिसकी वजह से इंडिया को यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। अभी मैं आप सभी को बता दूँ कि इंडिया में जो फूड के प्राइसेस हैं अभी भी इतना मतलब कि सस्ता नहीं है। ठीक है, इट इज़ अनअफोर्डेबल फॉर ओवर 60% ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो अभी भी अगर आप देखें तो अगर एक नॉर्मल जो आबादी है ये यहाँ पे हेल्दी डाइट को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया का मेन फोकस जो है वो किसके ऊपर है, अपने इनिशिएटिव्स के ऊपर है, अपने एम्स के ऊपर है, अपने स्कीम्स के ऊपर है, ताकि उन स्कीम्स के थ्रू, उन इनिशिएटिव्स के थ्रू लोगों को यहाँ पे प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन मिले। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। आज के डेट में आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे महंगाई है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल आबादी है वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। द कॉस्ट ऑफ हेल्दी डाइट इन इंडिया रिमेन अनअफोर्डेबल फॉर ओवर 60% ऑफ द पॉपुलेशन, ड्रिवन बाय हाई प्राइस ऑफ न्यूट्रिएंट डेंस फूड, इनएडिक्वेट कोल्ड चेन एंड इनसफिशिएंट मार्केट लिंकेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हायर प्राइस हमें देखने को मिलता है न्यूट्रिएंट डेंस फूड में, इनएडिक्वेट कोल्ड चैन्स हमें देखने को मिलते हैं, और मार्केट लिंकेज के बीच में इनएफिशिएंसी हमें देखने को मिलता है। हालांकि कुछ जो इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पे सरकार के तरफ से देखने को मिले हैं, एनपीएम पोषण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, जो कि स्कूल फीडिंग स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा 2021 में। Integrated Child Development Service are now focusing on dietary diversity and nutrition sensitivity, laying the foundation for long-term improvement in child development and public health। ठीक है, तो ये कुछ स्कीम्स हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिया है, और जिसकी वजह से हम जो हंगर हैं उसको धीरे धीरे एलिमिनेट करते जा रहे हैं। ओके, नाउ कुछ चीज़ों को यहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है। ऑथर ने यहाँ पे बताया है, इंडिया कैन मीट दीज चैलेंजेस बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट्स एग्री फूड सिस्टम। ठीक है, तो इंडिया इन सारे चैलेंजेस को मीट कर सकता है, हटा सकता है बाय ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करके। दिस मीन्स बूस्टिंग द प्रोडक्शन एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट रिच फूड सच एज पल्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, एनिमल सोर्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, एग्री फूड सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने का मतलब है कि प्रोडक्शन को बूस्ट करना, और जो आपके अफोर्डेबिलिटी है ऑफ न्यूट्रिएंट रिच फूड्स लाइक पल्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, एनिमल सोर्स प्रोडक्ट विच आर ऑफन आउट ऑफ रीच फॉर लो इनकम फैमिलीज, उनको यहाँ पे अफोर्डेबल बनाना लोगों के लिए। इट ऑल्सो मीन्स इन्वेस्टिंग इन पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज कोल्ड स्टोरेज एंड digital logistics system to reduce the estimate 13% of food lost between the farms and the markets। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, इसमें भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज और डिजिटल लॉजिस्टिक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पे जो फूड है उसको स्टोर करके रखा जा सके, वहाँ पे वेस्टेज ना हो। लगभग यहाँ पे एस्टिमेट किया जाता है कि 13% जो फूड है वो वेस्ट हो जाता है बिटवीन फार्म एंड मार्केट के बीच में। दीज लॉसेज डायरेक्टली अफेक्ट द फूड अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, तो इन लॉसेस की वजह से हमें फूड अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी में हमें डायरेक्ट अफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलता है। इन एडिशन, इंडिया should further strengthen support for women-led food enterprises and local cooperatives, including farmer producer organization, especially those cultivating climate resilient crops, as these can enhance both nutrition and livelihoods। ठीक है, तो इंडिया को इसके ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे ऑथर ने कहा है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो इंडिया इज़ मूविंग टुवर्ड एलिमिनेटिंग हंगर बाय 2030, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 2030 तक हम कंप्लीटली हंगर को एलिमिनेट कर लें। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मूव करते हैं ओपिनियन पेज पे। चाइनाज इजाओ बूम किल्स 6 मिलियन डॉन्कीज अ ईयर। देखिए यहाँ पे एक रिपोर्ट है जिसको पब्लिश किया गया जून में बाय यूके बेस्ड चैरिटी। इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा पब्लिश किया गया, यूके बेस्ड चैरिटी के द्वारा पब्लिश किया गया, जिसमें हमें ये पता चला नियरली 6 मिलियन डोंकीज आर किल्ड एवरी ईयर ग्लोबली टू प्रोड्यूस अ ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन कॉल्ड इसाओ। ये इंपॉर्टेंट है। हर साल लगभग 6 मिलियन डोंकीज को मार दिया जाता है टू प्रोड्यूस ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, जिसका नाम है EGIAO, इजाओ। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दिस प्रॉब्लम ऑफ एनिमल क्रुएलिटी अकॉर्डिंग टू द डाटा एंड रिपोर्ट
is fueled by gap between demand and supply in China. It has also led to many other issues spanning multiple across the continent. ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो दवाई है ना, ये जो मेडिसिन है, ये कैसे बनाया जाता है, डोंकी के जो स्किन्स हैं उसको यहाँ पे लेके बनाया जाता है। और इसकी वजह से आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखिए रिसर्चर्स जो हैं ये मानते हैं कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। इम्यून सिस्टम को ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है, ये एनीमिया को क्योर करता है। बट हालांकि साइंटिस्ट के पास इसका यहाँ पे साइंटिफिकली रीज़न नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन यहाँ पे रीज़न नहीं है। ओके, बट ये क्या करता है, ऐसा यहाँ पे माना गया है, जैसे हमारे ओल्डर जो पॉपुलेशन है, ओल्डर जो आबादी है, वो ये मानती है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो साइंस नहीं मानती है वो भी अभी भी एग्जिस्ट करती है। वैसे ही यहाँ पे मानना है कि ये जो बीमारी, ये जो दवाई है, ये इम्यून सिस्टम को आपके मजबूत करता है, साथ ही साथ एनीमिया की जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करता है। हालांकि इन सारी चीज़ों को अगर आप साइड कर दें तो मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे जो डोंकी की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे डिक्लाइन करता जा रहा है। चार्ट 1 में आप ये क्लियर देख सकते हैं इजाओ कितना प्रोड्यूस किया जाता है और एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डोंकी जो हाइट से कितने रिक्वायर्ड है 2013 में, 2016 में, 2020 में, 2021 में, 2027 में। 2027 जो है ये प्रोजेक्टेड है, लगभग उस टाइम पे 18,000 के आसपास इजाओ को प्रोड्यूस किया जाएगा। 18,000 टन्स की बात कर रहा हूँ, और इसमें मिनिमम हाइट्स कितना रिक्वायर्ड होगा, 6.8 मिलियन। इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अभी कितना यहाँ पे हो रहा है, लगभग 6 मिलियन जो यहाँ पे डोंकीज़ हैं वो यहाँ पे मार दिए जा रहे हैं हर साल। ओके, तो इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। चाइना में अगर आप देखें तो जो डोंकी की पॉपुलेशन है वो इन मिलियंस कैसे धीरे धीरे यहाँ पे डिक्लाइन होता जा रहा है। 1990 के टाइम पे आप देखें 11.1 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो डोंकीज़ का था चाइना में। आप कंटिन्यूअस इस इजाओ मेडिसिन की वजह से ये जो पॉपुलेशन है ये डिक्लाइन होता जा रहा है, ना ही केवल सिर्फ चाइना में बल्कि अदर रीजन्स में भी। जैसे कि यहाँ पे अफ्रीका में आप देखेंगे इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होती जा रही है। ये चार्ट 4 में आप सभी को क्लियर देखने को मिलेगा। अफ्रीका, इजिप्ट, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, कोलंबिया, यहाँ पे जो आबादी है डोंकी की वो भी यहाँ पे धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी को पता होना चाहिए। चार्ट 3 में आप सभी को ये पता चलेगा कि कहाँ से आता है, ना ही केवल सिर्फ चाइना में ही बल्कि बहुत सारे अदर कंट्रीज से भी चाइना जो डोंकी हाइट्स हैं उनको मंगाते हैं। अफ्रीका से आप देखेंगे सबसे ज़्यादा मंगाया जाता है, 51.3% जो डोंकी के हाइट्स हैं वो अफ्रीका के तरफ से आते हैं। साउथ अमेरिका की तरफ से 20.8% यहाँ पे आते हैं, एशिया की तरफ से 14.6%, नॉर्थ अमेरिका की तरफ से 10.3% और यूरोप की तरफ से 2.7%। तो इन सारी को मिला के यहाँ पे क्या किया जाता है, चाइना में मेडिसिन बनाया जाता है जिसका नाम है इजाओ, जिसका मानना है कि आपके इम्यून सिस्टम को वो क्या करेगा, मजबूत करेगा, साथ ही साथ एनीमिया जैसी खतरनाक डिजीज़ है उसको सॉल्व करता है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे। हु डिसाइड्स नॉमिनेशन टू यूटी असेंबलीज, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इन इट्स एफिडेविट बिफोर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट हैज सबमिटेड दैट of Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir to nominate 5 members to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir can exercise by him without the aid and advice of Council of Minister। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे ये सबमिट किया एफिडेविट। इन्होंने कहा कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इनके पास पावर दी जाए, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेशन किया जाता है 5 मेंबर का, इनके पास पावर दी जाएगी बिना किसी एड एंड एडवाइस के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिना किसी एड एंड एडवाइस के ये क्या कर सकते हैं, इनको दे सकते हैं, मतलब इनको नॉमिनेट कर सकते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसको होप आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं कि हमारा संविधान क्या कहता है। व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर नॉमिनेटेड मेंबर्स इन द हाउस ऑफ लोकसभा एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटर। ओके, पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स होने चाहिए। हालांकि मैं आप सभी को बता दूं 2020 में ये डिसकंटिन्यूड कर दिया गया था, जो एंग्लो इंडियंस मेंबर यहाँ पे लोकसभा में और एक एंग्लो इंडियन मेंबर्स यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो चुने जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, ये जो प्रोविज़न है इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, द प्रोविज़न फॉर नॉमिनेटिंग 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स टू द लोकसभा
एंड 1 एंग्लो इंडियन मेंबर्स टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज डिसकंटिन्यूड इन 2020। ठीक है, तो इसको डिसकंटिन्यू किया गया था। राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट किया जाता है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो ये भी नॉमिनेट क्यों और किसके तरफ से किया जाता है? प्रेसिडेंट के तरफ से किया जाता है, लेकिन यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो एड और एडवाइस करते हैं कि इनको यहाँ पे नॉमिनेट करना है। इन 6 स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नियरली 1/6 ऑफ द मेंबर आर नॉमिनेटेड। ठीक है, तो इन 6 स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/6 ऑफ द मेंबर है वो नॉमिनेटेड हैं। दीज मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो ये जो मेंबर्स हैं जो कि नॉमिनेटेड हैं, इनको किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है? गवर्नर के द्वारा, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नाउ ये तो हो गया स्टेट के टर्म्स में, ये तो हो गया स्टेट के टर्म्स में। नाउ व्हाट डज द यूटी सेज? यूटी की थोड़ी अलग स्टोरी है। द कॉम्पोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ 3 यूनियन टेरिटरीज आर गवर्न बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली का कॉम्पोजिशन है इन 3 यूनियन टेरिटरीज में, इट इज गवर्न बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सेक्शन 3 ऑफ द गवर्नमेंट of National Capital Territory of Delhi Act 1991 provides that 70 elected members in Delhi Assembly। ओके, तो यहाँ पे लगभग 70 इलेक्टेड मेंबर्स होंगे दिल्ली असेंबली में। ये कौन बताता है? सेक्शन 3 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 बताता है। देयर आर नो नॉमिनेटेड एमएलएज इन द दिल्ली असेंबली। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें ही ये पता चलता है कि दिल्ली असेंबली में कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होंगे। सेक्शन 3 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूटी एक्ट 1963 प्रोवाइड दैट 30 इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पुडुचेरी। इट ऑल्सो प्रोवाइड दैट यूनियन गवर्नमेंट मे नॉमिनेट अप टू 3 मेंबर्स टू द पुडुचेरी असेंबली। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। पुडुचेरी के केस में यहाँ पे क्या है? सेक्शन 3 है। ये यहाँ पे बताता है कि गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 के तहत इनको पावर दिया जाता है कि 30 इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ पे इनके असेंबली में होने चाहिए, और यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट को ये भी पावर मिलता है कि 3 मेंबर्स को ये क्या कर सकते हैं? नॉमिनेट कर सकते हैं पुडुचेरी असेंबली में। सेक्शन 14 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 एज अमेंडेड इन 2023 प्रोवाइड्स दैट फॉर अ टोटल ऑफ 90 इलेक्टेड सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में कितने टोटल होंगे? 90 इलेक्टेड सीट्स होंगे। इन एडिशन सेक्शन 15A 15B प्रोवाइड्स दैट लेफ्टिनेंट गवर्नर मे नॉमिनेट अ टोटल अप टू 5 मेंबर, 2 वुमेन, 2 Kashmiri migrants and 1 displaced person from Pakistan occupied Kashmir to the Jammu and Kashmir। अब सेक्शन 15, सेक्शन 51A, सेक्शन 15B। ठीक है, तो 15A एंड 15B ये जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर है इसको पावर देता है कि 5 मेंबर ये नॉमिनेट कर सकते हैं। 2 यहाँ पे वुमेन होंगे, 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स होंगे और 1 डिस्प्लेस पर्सन होगा। कहाँ से? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से टू द जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में। तो इसी को लेके यहाँ पे बात चल रहा है कि जब ये सेक्शन इनको पावर देते हैं तो ये नॉमिनेशन क्यों नहीं कर सकते हैं बिना किसी एड एंड एडवाइस के। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। कंट्री विल आस्क फॉर एफिडेविट फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। ये यहाँ पे राहुल गांधी जी ने अर्ज किया है, और देखिए इन्होंने, आप सभी को पता है कि इन्होंने यहाँ पे कहा है कि ऑफ कोर्स देखिए जो CEC है गणेश कुमार जी, इनके ऊपर यहाँ पे रिमूवल का जो मोशन है उसके बात चल रही है। तो इन्होंने कहा है कि जो भी यहाँ पे इनके तरफ से क्लेम किए गए हैं वो यहाँ पे सही है, और आने वाले टाइम में इफ़ अगर इनका जो पार्टी है ये पावर में आता है, इंडिया ब्लॉक अगर पावर में आता है, तो इट विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर गणेश कुमार। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। इंडियन एस्ट्रोनॉट्स विल स्टेप ऑन मून बाय 2040 सेज मिनिस्टर। तो यहाँ पे मिनिस्टर्स का कहना है कि इंडियन जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे 2040 में मून पे होंगे, और यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस जो हैं उनको हाईलाइट किया गया है, इसको लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया वुड अंडरटेक एन अनस्पेस्ड क्रू मिशन इन्वॉल्विंग अ रोबोट वायुमित्रा इन 2026। ठीक है, तो ये एक अनक्रूड स्पेस मिशन है, वायुमित्रा को लेकर जाया जाएगा 2026 में। उसके बाद यहाँ पे पहली बार ह्यूमन स्पेस फ्लाइट गगनयान मिशन 2027 में शेड्यूल किया गया है। इंडिया ने यहाँ पे ये भी बताया है कि 2035 तक इंडिया का खुद का भारत अंतरिक्ष स्टेशन होगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। और 2040 में इंडिया ने अगेन एक टारगेट सेट कर दिया कि इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को मून पे भेजा जाएगा।
होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। आप लोगों को मैंने एक बिल के बारे में बताया था, इंडियन पॉट बिल। राज्यसभा में उस बिल को पास कर लिया गया है अमिड ऑपोजिशन बाइकॉट डिबेट ऑन SIR। ठीक है, तो वॉइस वोट से इस बिल को पास किया गया है और ये जो बिल है ये किसको रिमूव करेगा, इंडियन पॉट एक्ट ऑफ 1908 को रिमूव करने वाला है। इस बिल में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको यहाँ पे बताया गया है कि इस बिल के तहत क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल बाय द यूनियन गवर्नमेंट विच वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ पॉट सेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्या बनाया जाएगा, स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाएगा, किसके द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ पॉट सेक्टर्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। इस बिल से गवर्नमेंट को ये भी पावर मिलेगा टू नोटिफाई अ न्यू पॉट और टू अल्टर द लिमिट्स टू एनी पॉट और टू फॉर्मुलेट एनी नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर द मैरीटाइम ट्रेड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ चेंजेस हैं, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, बंगाल CM अनाउंसेस स्कीम फॉर माइग्रेंट वर्कर फेसिंग हरासमेंट। ठीक है, तो दोज वर्कर हु आर फेसिंग हरासमेंट इन अदर स्टेट अपार्ट फ्रॉम बंगाल, ठीक है, इन अदर स्टेट, उनको यहाँ पे 5,000 के आसपास का मंथली असिस्टेंट दिया जाएगा। और ये जो असिस्टेंट है ये एक स्कीम है जिसका नाम है श्रमश्री, उसके थ्रू दिया जाएगा जब तक यहाँ पे जो वर्कर है उनको जॉब नहीं मिल जाता है। अप टू 1 ईयर का यहाँ पे टारगेट सेट किया गया है। ओके, तो यहाँ पे उनको 5,000 हर महीने दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, 7 किल्ड एज हैवी रेन बैटर्स महाराष्ट्र, 800 विलेजेस हिट। ठीक है, तो लगभग 7 लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई है महाराष्ट्र में हैवी रेन की वजह से, और 800 जो विलेज है वो यहाँ पे बुरी तरीके से अफेक्टेड है। मुंबई में आप देखेंगे 177 मीटर का mm का जो मिलीमीटर का जो मार्क है वो यहाँ पे हमें देखने को मिला इन 6 आवर्स। ठीक है, 6 घंटों की रेन में हमें ये इतना आंकड़े हमें देखने को मिले हैं। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। Thanks for watching our video. Thank you and have a nice day.